हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 53 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। आज इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 40। इससे पहले के पार्ट्स में हम ऑलरेडी 39 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखें। सभी पार्ट्स के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए हम आज का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 40 एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर जो है वो इस तरह से एक फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है। ज्यादातर चांस आपको यही होगा क्वेश्चन में कि आपको तीनों एक्टिविटीज ही जो है वो क्वेश्चन में जो है वो सॉल्व करनी आएंगी। एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों एक्टिविटीज को जो है वो सॉल्व करना होता है और उसके लिए आपको जो है वो बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है। बैलेंस शीट के साथ आपको नोट्स टू अकाउंट्स भी आपके क्वेश्चन में मेंशन होते हैं। आपको उन्हें भी बड़े ध्यान से समझना है जब आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है। प्लस आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी जरूर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स जो है वो गिवन होती हैं। आपको उन्हें भी जो है वो बड़े ही ध्यान से समझना है और फिर अपना जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी बैलेंस शीट रीड करके बता देती हूँ कि हमें बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम्स गिवन हैं और किस आइटम को हम कहाँ पर जो है वो एडजस्ट करते हैं, वो भी मैं आपको अभी साथ ही में जो है वो समझा दूंगी, ताकि आपको जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तब आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले देखिए, आपको लायबिलिटी साइड पर क्या क्या आइटम्स गिवन है। आपको सबसे पहले गिवन है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के आपको बैलेंसेस गिवन है। उसके बाद आपको दिया गया है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको गिवन है सरप्लस का बैलेंस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये सरप्लस जो है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा जब हम हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में आपको गिवन है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में आपको गिवन है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के साथ देखिए आपको क्वेश्चन में मेंशन है नोट नंबर। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में चेक करना है कि आपको नोट नंबर 1 में जो है वो क्या क्या आइटम्स गिवन है। देखिए, मैंने यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट भी प्रिपेयर करा है और मैंने जो ये नोट नंबर 1 है इसमें हमें गिवन है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में जो है वो हमें दो तरह के लोन्स जो है वो गिवन है, एक लोन फ्रॉम जेड लिमिटेड और एक लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है, आपको बैलेंस शीट में सीधा बस ये अमाउंट गिवन है 90,000 और 60,000 की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। बट नोट्स टू अकाउंट में आपको एक्सप्लेन किया गया है कि जो ये 90 और 60 है इनमें किस किस लोन का जो है वो कितना कितना बैलेंस है। ठीक है, आपको इन्हीं आइटम्स को जो है वो यूज करना है अब जब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में हमें गिवन है ट्रेड पेबल्स। अब आपको एक चीज और समझा दूं मैं यहीं पर ही, जो शेयर कैपिटल है हम इसे यूज करते हैं हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है इसमें जो हमें ये सरप्लस का बैलेंस गिवन है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसे हम यूज करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को जो है वो सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमें क्वेश्चन में जो गिवन है नॉन करंट लायबिलिटीज, जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स गिवन है, इन्हें भी हम ट्रीट करेंगे हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। और जो करंट लायबिलिटीज में हमारे पास ट्रेड पेबल्स हैं उन्हें हम यूज करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल, WC मीन्स वर्किंग कैपिटल को जो है वो एडजस्ट करेंगे, तब हम जो है वो इन्हें जो है वो यूज करेंगे करंट लायबिलिटीज को। अब करंट लायबिलिटीज में से कुछ आइटम्स को हम हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो है वो एडजस्ट नहीं करते हैं। अब वो कौन सी आइटम्स हैं मैंने वो ऑलरेडी जो है वो पार्ट 7 में समझाई हैं, तो आप एक बार पार्ट 7 जो है वो जरूर चेक करें। पार्ट 7 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। उसके बाद चलिए चलते हैं आगे हम एसेट साइड पर। एसेट साइड में हमें गिवन है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में गिवन है हमें
फिक्स्ड एसेट्स। जितने भी फिक्स्ड एसेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर आपको नोट नंबर गिवन है, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में आपको जितने भी एसेट्स गिवन है, लैंड गिवन है, बिल्डिंग गिवन है, मशीनरी गिवन है, हम इन सबको यूज करेंगे जब हम हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को सॉल्व करेंगे। प्लस अगर प्रॉफिट या लॉस होता है सेल करने पर, या जो अगर हम डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं इनके ऊपर, उसे हम एडजस्ट करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी। उसके बाद करंट एसेट। करंट एसेट में आपको गिवन है इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स। जो ये दो आइटम है, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है, इन्हें हम एडजस्ट करेंगे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जब हम हमारी वर्किंग कैपिटल को जो है वो एडजस्ट करेंगे। और जो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपको दिया गया है, ये हम एट द लास्ट जो है वो अपने क्वेश्चन में यूज करेंगे जब हमने अपना फाइनल आंसर जो है वो कैलकुलेट करना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी हमारे करंट एसेट का ही एक पार्ट होते हैं, पर हम इन्हें वर्किंग कैपिटल को जब हम एडजस्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, हम इसे वहां पर एडजस्ट नहीं करते हैं। ये सब भी मैंने जो है वो पार्ट 7 में इन डिटेल एक्सप्लेन किया है कि हम किन आइटम्स को करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आप एक बार पार्ट 7 जो है वो जरूर चेक करें। अब चलिए, आप देख सकते हैं जो नोट्स टू अकाउंट्स हैं उसमें आपको एक तो फिक्स्ड एसेट्स गिवन है। फिक्स्ड एसेट्स में आपको लैंड गिवन है, बिल्डिंग गिवन है और मशीनरी गिवन है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें तो मशीनरी के जो आपको बैलेंसेस गिवन है, ठीक है, बैलेंसेस के साथ ही आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस भी जो हैं वो गिवन है। इट मीन्स जब हम मशीनरी का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ये जो डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस हैं ये मशीनरी के बैलेंसेस जो हैं वो गिवन है। तो इट मीन्स जब हम मशीनरी का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और हमें यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस गिवन है, तो इट मीन्स मशीनरी के लिए हम ट्रीटमेंट नंबर 2 जो है वो यूज करेंगे डेप्रीसिएशन का, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस जो हैं वो गिवन है। और जो बाकी के 2 एसेट्स हमारे पास बच गए हैं, ठीक है, लैंड है, लैंड के ऊपर हम डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करते हैं, और जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर हम डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं। तो इट मीन्स हम यहाँ पर ट्रीटमेंट नंबर 1 जो है हमारे डेप्रीसिएशन का, हम उसे जो है वो यूज करेंगे। डेप्रीसिएशन के जो ये ट्रीटमेंट्स हैं, ट्रीटमेंट नंबर 1 मैंने पार्ट 30 में समझाया है, और जो ट्रीटमेंट नंबर 2 है वो मैंने पार्ट 31 में जो है वो विद एग्जांपल समझाया है। अगर आपने अभी तक वो पार्ट्स भी नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें, सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर 52,000 वर पेड एज इंटरम डिविडेंड। 52,000 जो है अमाउंट हमने एज इंटरम डिविडेंड जो है वो पे की है। इंटरम डिविडेंड क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ पार्ट 10 में इन डिटेल विद एग्जांपल। सो अगर आपने पार्ट 10 अभी तक चेक नहीं किया है तो आप उसे भी ज़रूर एक बार चेक करें। जो इंटरम डिविडेंड होता है उसे हम 2 जगह पर एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसे प्लस करते हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, जब हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट होता है इसका, हम इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में से जो है वो माइनस करते हैं। तो ये 2 ट्रीटमेंट होते हैं इंटरम डिविडेंड के। आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है इंटरम डिविडेंड क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो आप पार्ट 10 जो है वो ज़रूर चेक करें, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि इंटरम डिविडेंड जो है वो क्या होता है। चलिए, अब मैंने आपको क्वेश्चन सारा एक्सप्लेन कर दिया है, कौन सी आइटम को हमने कहाँ पर डालना है। चलिए अब हम अपना जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलिए हम वर्किंग नोट्स अपने जो है वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो है वो हम अपने फेयर नोट्स जो है वो प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के वर्किंग नोट को। अब तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम इस पॉइंट को जो है वो किस तरह से सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में देखिए बैलेंस शीट में गिवन है रिजर्व्स एंड सरप्लस, और उसमें आपको सरप्लस का बैलेंस गिवन है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर सरप्लस से या रिजर्व्स एंड सरप्लस के नेम से जो है वो
बैलेंसेस गिवन है, तो इट मीन्स हम यहाँ पर अपना थर्ड पॉइंट जो है वो यूज करेंगे जो मैंने आपको पार्ट 5 में समझाया है। तो इट मीन्स हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर हम उसमें से माइनस करते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग बैलेंस देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है 9,80,000 और 98,000 गिवन है, और ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है 96,000। इसे हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2,000 नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब हम कुछ आइटम्स जो है वो यहाँ पर प्लस करते हैं और कुछ माइनस करते हैं। अब आपको चेक करना है क्वेश्चन में कि आपको कौन सी आइटम को जो है वो यहाँ पर प्लस और माइनस करना है। अगर आप ध्यान दें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको गिवन है इंटरम डिविडेंड पेड। हमने इंटरम डिविडेंड पे किया है। इंटरम डिविडेंड का एक ट्रीटमेंट आता है यहाँ पर जब हम इसे प्लस करते हैं, तो हम यहाँ पर इसे प्लस कर देंगे इंटरम डिविडेंड। अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 52,000 और कोई भी आइटम आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है जो हम यहाँ पर प्लस या माइनस जो है वो कर सकते हैं। तो इट मीन्स यही हमारा फाइनल आंसर होगा 54,000, और ये हमने कैलकुलेट कर लिया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस पॉइंट में तो आप पार्ट 5 जो है वो जरूर चेक करें, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे प्रिपेयर करते हैं हमारे बाकी के अकाउंट्स। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे लैंड का अकाउंट। लैंड के आपको देख सकते हैं बैलेंसेस जो है वो आपको नोट्स टू अकाउंट में जो है वो गिवन है। लैंड का ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपको दिया गया है 40,000, और क्लोजिंग बैलेंस आपको लैंड का दिया गया है बाय बैलेंस कैरिड डाउन 60,000। अब आपको चेक करना है कि आपको क्वेश्चन में लैंड की कोई एडजस्टमेंट दी गई है या नहीं दी गई है, ठीक है। बट आपको क्वेश्चन में लैंड की कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो इट मीन्स अब हमें जो है वो बस अपने अकाउंट को कंप्लीट करना है। अब आपको चेक करना है कि बैलेंस जो है वो किस साइड पर बच रहा है। बैलेंस जो है वो आपका डेबिट साइड पर बच रहा है 20,000 का, ठीक है, और 20,000 डालने से जो है वो हमारा अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने इस 20,000 को किस नेम से डालना है वो हम यहाँ पर डालेंगे टू बैंक परचेज में, बैलेंसिंग फिगर। यहाँ हम तीन चीजें ही आती हैं डेबिट साइड पर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट ऑन सेल, और टू बैंक परचेज। अब क्वेश्चन में हमें बताया नहीं गया है कि हमने सेल की है या नहीं की है या कितने अमाउंट की करी है। तो अगर हम इधर सेल नहीं डाली है हमने, तो हम इधर प्रॉफिट भी उसका नहीं डाल सकते। सेल डालेंगे इस साइड पर तभी हम इस साइड जो है उसका प्रॉफिट डाल सकते हैं। तो एक ही आइटम बची इधर डालने वाली जो है हमारी टू बैंक परचेज। लैंड के अकाउंट में हम कभी भी जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें। अगर बाय वाली साइड डिफरेंस बच जाता हमारा, ठीक है, तो आपने उसे जो है वो बाय बैंक सेल में डालना था। उसके ऊपर हम कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं। इस साइड आपको बाय डेप्रिसिएशन नहीं डालना है लैंड के अकाउंट में, आपको डिफरेंस डालना है बाय बैंक सेल में, क्योंकि लैंड जो होती है वो एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, इसके ऊपर हम कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं। तो अगर आपको लैंड का अकाउंट समझना है हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो आप पार्ट 38 जरूर चेक करें, जिसमें मैंने 27 क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन किया है। उसमें मैंने इन डिटेल समझाया है कि हम लैंड का अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, तो आप पार्ट 38 चेक कर सकते हैं। अब जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनाएंगे तब जो ये हमने तो डाला है टू बैंक, इसे हम अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से माइनस करेंगे, क्योंकि हमने परचेज करा है। परचेज करने के टाइम हमने बैंक से पेमेंट कर दी है, तो इट मीन्स हमारे बिजनेस में से जो है वो आउटफ्लो होगा। पेमेंट करी है तो पेमेंट करने से आउटफ्लो होता है।
अगर आप चाहते तो आप इसे ओरली भी कर सकते हैं, क्योंकि लैंड की हमें कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं थी क्वेश्चन में। ओपनिंग बैलेंस है 40,000, अब हो गया है 60,000। इट मीन्स लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। लैंड हमारी कब बढ़ेगी? जब हम नई लैंड जो है वो परचेज कर लेंगे। तो आप यहाँ से ओरली भी कर सकते थे, परचेज ऑफ लैंड, और डिफरेंस दोनों का आना था 20,000। 20,000 का जो है वो हमने आउटफ्लो शो करना था। यहाँ भी हमारा आंसर 20 ही आया है। आप चाहें तो ओरली भी कर सकते हैं। मैं आपको सभी अकाउंट्स एक बार समझा दूंगी, क्योंकि कई बच्चे प्रेफर करते हैं कि हम अकाउंट्स ही प्रिपेयर करें सभी टॉपिक्स के। सो मैं आपको ओरली भी बता दूंगी साथ साथ, और मैं आपको अकाउंट भी समझा दूंगी। अगर आप ओरली करना चाहते हैं तो ओरली कर लें, और अगर आप अकाउंट की हेल्प से करना चाहते हैं तो आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट चलते हैं हम बिल्डिंग के अकाउंट की तरफ। बिल्डिंग भी हमारा एक तरह का एसेट होता है। इसे नंबर दे दीजिए 3। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमने लिख दिया यहाँ पर 1 लाख, और कैरिड डाउन आपको क्वेश्चन में गिवन है 1,10,000। अब बिल्डिंग की भी क्वेश्चन में हमें कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो इट मीन्स हमने अब अपना जो अकाउंट है उसे कंप्लीट करना है। डिफरेंस जो है वो आपका डेबिट साइड पे बच रहा है 10,000 का। तो अब हम इसे किस नेम से डालेंगे? हम इसे डालेंगे टू बैंक परचेज के नेम से, बैलेंसिंग फिगर। इसका भी रीजन सेम है जो मैंने यहाँ पर बताया कि हमने सेल नहीं की है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस नहीं डाल सकते। अगर सेल करी है तभी हम इधर जो है वो प्रॉफिट ऑन सेल डाल सकते हैं। और जो ये टू बैंक परचेज है, इसका भी ट्रीटमेंट सेम है। हम इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से जो है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि आउटफ्लो हो रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का। आगे चलते हैं अपने फोर्थ वर्किंग नोट की तरफ, मशीनरी का अकाउंट। अब आपको क्वेश्चन में मशीनरी के अकाउंट के साथ जो है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस भी गिवन है। इट मीन्स यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का जो अकाउंट है वो अलग से आपको बनाना पड़ेगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस गिवन है, तो इट इज मस्ट फॉर यू कि आप मशीनरी का और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट जरूर प्रिपेयर करें अपने वर्किंग नोट्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मशीनरी के अकाउंट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्वेश्चन में दिया गया है 214,000। उसके बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस जो है वो क्वेश्चन में दिया गया है 244,000। साथ ही में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस भी गिवन है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 54,000 और टू बैलेंस कैरिड डाउन 72,000। अब आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में कोई हमें एडजस्टमेंट गिवन है मशीन से रिलेटेड, हमें क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है हमारी मशीनरी से रिलेटेड। तो इट मीन्स हमें अब सिर्फ अपने अकाउंट्स को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट कंप्लीट करें। यहाँ पर हम दो ही चीजें डालते हैं, एक होता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस डेप्रीसिएशन जो पूरे साल की होती है, प्लस हम एक चीज यहाँ पर और डालते हैं, जैसे हम मशीन का डेप्रीसिएशन का अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पर आएगा टू मशीन। ठीक है, अगर हमने मशीन का कुछ पार्ट बेचा है तो उसकी डेप्रीसिएशन हम यहाँ पर लिखते हैं, बट इस क्वेश्चन में हमने कोई भी एसेट का पार्ट नहीं बेचा है, तो इट मीन्स यहाँ पर कोई भी डेप्रीसिएशन हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेप्रीसिएशन आती है बेचने वाले पार्ट की। तो हमने कुछ नहीं बेचा है तो यहाँ पर नील आ जाएगा। तो अब एक ही चीज बची है यहाँ पर डालने वाली, तो अब हम अपना अकाउंट जो है वो बैलेंस करेंगे और जितना डिफरेंस बचेगा हम जो है वो उसे यहाँ पर डाल देंगे। तो हमें यहाँ पर पता लगा कि 18,000 की जो है वो हमने डेप्रीसिएशन चार्ज करी है हमारे एसेट के ऊपर। ये जो 18,000 है हम इसे प्लस करते हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एज डेप्रीसिएशन अंडर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर, क्योंकि डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। उसके बाद चलिए अब कंप्लीट करते हैं मशीनरी का अकाउंट।
मशीनरी के अकाउंट में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगी क्योंकि हमने कुछ भी बेचा नहीं है, ठीक है। तो बेचा नहीं है तो हम कुछ भी लॉस वगैरह यहाँ पर नहीं डालेंगे। तो अब डिफरेंस देखिए किस साइड पर बच रहा है। डिफरेंस जो है वो अकाउंट में बच रहा है डेबिट साइड पर। अब आपको चेक करना है कि कितना डिफरेंस जो है वो बच रहा है। यहाँ पर डिफरेंस बच रहा है 30,000 का। अब हम इसे किस नेम से डालेंगे, इसे भी हम डालेंगे टू बैंक परचेज के नेम से, बैलेंसिंग फिगर। इसका भी रीजन सेम है जो मैंने आपको ऊपर वाले पॉइंट्स में समझाया है। अब हमने परचेज कर लिया है तो हम इसे डालेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में और हम इसे माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पर आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर आपको डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस क्वेश्चन में गिवन है तो आपको इसका अकाउंट जो है वो जरूर प्रिपेयर करना है। अब देखिए कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस गिवन है मशीन के, बच्चे कई बार किसी और एसेट के साथ भी जो है वो इसी डेप्रिसिएशन के अकाउंट को जो है वो दोबारा से जो है वो बना देते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। जिसके साथ बैलेंसेस गिवन है, ठीक है, सिर्फ उसी का ही अलग से डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा। बाकी सभी में ट्रीटमेंट नंबर 1 जो होता है हम उसे ही जो है वो फॉलो करेंगे। अब चलिए हमने एसेट साइड के सारे अकाउंट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं आपको अभी साथ ही में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी जो अकाउंट्स बन सकते हैं मैं आपको वो भी जो है वो साथ ही में समझा देती हूँ। सबसे पहले देखिए आपको शेयर कैपिटल गिवन है आपके क्वेश्चन में। शेयर कैपिटल का अकाउंट स्टार्ट होगा बाय वाली साइड से। हमने लिखा यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख और कैरिड डाउन आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख। ये भी 2 लाख है और ये भी 2 लाख है। अब आपको चेक करना है कि कोई क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है शेयर कैपिटल के अकाउंट से रिलेटेड या नहीं। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो इट मीन्स हमें सिर्फ अपने अकाउंट को बैलेंस करना है। जब हमने बैलेंस करना स्टार्ट करा तब हमें पता चला कि दोनों ही साइड्स का जो टोटल है वो पहले से ही इक्वल है। तो इट मीन्स अब हमें खुद से बैलेंस किसी भी अमाउंट में डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो इट मीन्स जब हम अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को प्रिपेयर करेंगे तब इस अकाउंट में से कोई भी आइटम हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ना ही यहाँ पर नए शेयर्स रेज हो रहे हैं ना ही जो है वो शेयर्स हम रिडीम कर रहे हैं। तो यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए चलते हैं आपको नोट्स टू अकाउंट में जो है वो 2 तरह के लोन गिवन है। एक लोन फ्रॉम जेड लिमिटेड और एक लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है। मैं आपको इन दोनों के भी जो अकाउंट्स हैं वो बता देती हूँ कि हम इन्हें किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है कि मैंने शेयर कैपिटल का अकाउंट या लोन के अकाउंट हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं तो आप पार्ट 45 और 46 जो है वो ज़रूर देखें। मैंने वहाँ पर इन डिटेल समझाया है कि हम ये अकाउंट्स किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रिपेयर करते हैं लोन फ्रॉम जेड लिमिटेड का अकाउंट बनाना। ये हमारी एक तरह की लायबिलिटी है तो हमारी लायबिलिटीज़ जो है वो बाय वाली साइड से स्टार्ट होती हैं क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है और सभी लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस है। तो इट मीन्स ये क्रेडिट साइड से स्टार्ट होंगी। लोन फ्रॉम जेड लिमिटेड, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन क्वेश्चन में नील है और 2 बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 40,000। अब आपको चेक करना है कि क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट है या नहीं है। क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है लोन फ्रॉम जेड लिमिटेड से रिलेटेड। इट मीन्स अब हमें अपना अकाउंट ये भी बैलेंस करना है। तो यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो कम है। टोटल कम है 40,000 से। अगर मैं यहाँ 40,000 डाल दूँ तो ये वाली साइड जो है इस साइड से मैच हो जाएगी। अब हमें ये बैलेंस किस में डालना है मैंने ऑलरेडी इन दोनों पार्ट्स में आपको समझाया है। जब भी हमारा बाय वाली साइड डिफरेंस बचता है तो हम उसे डालते हैं बाय बैंक में और साथ में आपको लिख देना है यहाँ पर रेजिंग ऑफ लोन। हमने जो है वो लोन रेज किया है। साथ में आप लिख दीजिए बैलेंसिंग फिगर। ये सब मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है पार्ट 45 और 46 में विद जर्नल एंट्री। आप वहाँ से
एक बार ये समझ लीजिए, आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा कि मैंने ये किस तरह से बनाया है। रेजिंग ऑफ लोन, कोई भी आपके पास डेट हो, चाहे यहाँ पर डिबेंचर्स हो या फिर किसी भी तरह का लोन हो किसी भी थर्ड पार्टी से, उनका जो अकाउंट है वो बिल्कुल सेम बनता है। सेम ही चीजें जो है वो हर अकाउंट में आती हैं जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट चलिए, अब देखिए जो ये बाय बैंक है, हमने नया लोन रेज किया है। लोन रेज करने से क्या होता है, हमारे बिजनेस में जो है वो इनफ्लो होगा। हम लोन लेंगे किसी से तो हमें पैसे रिसीव होंगे, इनफ्लो हो रहा है हमारे बिजनेस में। तो जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करेंगे तब हम इसे जो है वो प्लस करेंगे। जो हमारी ये बाय बैंक की अमाउंट है 40,000, रेजिंग ऑफ लोन 40,000। उसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ, जो है हमारा लोन फ्रॉम बैंक का अकाउंट। लोन फ्रॉम बैंक ये भी एक तरह की लायबिलिटी है, तो ये भी बाय वाली साइड से ही स्टार्ट होगी। हमने लिख दिया टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 60,000 और क्लोजिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 50,000। अब आपको जो है वो एडजस्टमेंट कोई भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो अब हमें जो है वो इस अकाउंट को बैलेंस करना है। अब देखिए जो इसका डिफरेंस है वो डेबिट साइड पर बच रहा है और डिफरेंस बच रहा है 10,000 का। ठीक है, तो अब हम इस 10,000 को किस नेम से डालेंगे, आई एम श्योर कि आपको अब तक क्लियर हो गया होगा। टू बैंक बैलेंसिंग फिगर, साथ में आप लिख दे रिडेम्पशन या फिर रीपेमेंट ऑफ लोन। लोन का अकाउंट है तो हम यहाँ रीपेमेंट ऑफ लोन ही लिखेंगे कि हमने 10,000 का लोन जो है वो वापस कर दिया है। अब अगर आप चाहें तो आप इसे ओरली भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे लोन फ्रॉम जेड लिमिटेड है, पहले बैलेंस नील था, अब 40,000 है। पहले लोन नील था, अब 40,000 है। इट मीन्स हमारा जो लोन है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, हमने नया लोन जो है वो लिया है। नया लोन लेने से क्या होगा, हमारे बिजनेस में इनफ्लो होगा, क्योंकि जब हम नया लोन लेंगे हमारे पास पैसे आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से भी लिख सकते थे रेजिंग ऑफ लोन 40,000। लोन फ्रॉम बैंक पहले था 60, अब हो गया है 50। लोन की अमाउंट जो है वो कम हो गई है। लोन की अमाउंट जो है वो कम हो गई है। इट मीन्स हमने कुछ लोन जो है वो रीपे कर दिया होगा, तो हमने यहाँ लिख देना था रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम बैंक। अमाउंट आएगी इन दोनों का डिफरेंस 10,000। ओरली करने से भी 10,000 आया है और अकाउंट बनाकर करने से भी जो है वो 10,000 ही आया है। तो आप चाहे ओरली कर लें या चाहे आप अकाउंट बनाकर कर लें। अगर तो आपके क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है देन यू कैन सॉल्व इट ओरली, बट अगर कोई एडजस्टमेंट है तो आप इसे हमेशा अकाउंट बनाकर ही जो है वो सॉल्व करें। चलिए, अब हमने अकाउंट्स जो है वो सारे प्रिपेयर कर लिए हैं। अब हम जो है वो अपना फेयर नोट्स जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी आपको कंप्लीट न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो आपको इसी तरह से एक फॉर्मेट बनाना है और आपको सबसे ऊपर लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। यहाँ मैंने लिखा है 2020। आपको वही ईयर लिखना है जो आपको आपके क्वेश्चन में गिवन होगा क्लोजिंग ईयर में। ठीक है, हमें क्वेश्चन में यहाँ 2020 गिवन है क्लोजिंग ईयर में, तो मैंने यहाँ लिख दिया है 2020। आपको भी ध्यान रखना है, आपको क्लोजिंग ईयर ही जो है वो यहाँ पर मेंशन करना है। सबसे पहले हमें सॉल्व करनी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो मैंने यहाँ लिख दिया, दे दिया इसे नंबर ए और यहाँ लिख दिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है, स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसे हमने सॉल्व करा है हमारे वर्किंग नोट नंबर 1 में और हमारे पास अमाउंट आई है 54,000।
अब हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, बस हमने वहां से सारी अमाउंट्स को उठाकर जो है वो हमारे इस फेयर नोट्स में फिल करते जाना है। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, और हम यहाँ से जो है वो माइनस करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को। अब देखिए हमने यहाँ लिखना है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हमने क्वेश्चन में कैलकुलेट किया है डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, जिसे हमने कैलकुलेट किया है वर्किंग नोट नंबर 4 से। तो हम उसे यहाँ पर लिख देंगे 18,000। ठीक है, आपको अब खुद ध्यान रखना है अकाउंट्स की कौन सी आइटम को आपको फॉर्मेट में कहाँ पर जो है वो फिट करना है। डेप्रीसिएशन हमने लिख दी। अब हमें क्वेश्चन में कोई भी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नील। और अब हमें इसे जो है वो लिखना है यहाँ पर आउटर कॉलम में 18,000। अब आपको प्लस करना है 54,000 प्लस 18,000। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 72,000। इस अमाउंट को हम लिखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यह आया है 72,000। इसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर हम कुछ आइटम्स को प्लस करते हैं और कुछ को माइनस करते हैं। प्लस करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को, माइनस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को। अब ये प्लस माइनस कैसे होता है ये सब मैं ऑलरेडी पार्ट 7 में जो है वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप पार्ट 7 जरूर जो है वो एक बार चेक करें। अब ये देखिए आपको करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले गिवन है ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स की पहले वैल्यू थी 72, अब हो गई है 82। पहले थी 72, अब हो गई है 82। इट मीन्स हमारे जो ट्रेड पेबल्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, इंक्रीज हुए हैं 10,000 से। ठीक है, जब भी हमारा करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसे जो है वो प्लस करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस में इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, अमाउंट आएगी 10,000 की। उसके बाद ये आपको एक ही करंट लायबिलिटी गिवन थी। उसके बाद आपको करंट एसेट्स जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। एक गिवन है इन्वेंट्री और एक गिवन है ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है 6,000 से। पहले थी 50, अब हो गई है 44,000। इट मीन्स इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई है 6,000 से। डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन स्टॉक हम ऐड करते हैं, हमने यहाँ लिख दिया 6,000। उसके बाद लास्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, पहले थे 70,000, अब हो गए हैं 76,800 से। इट मीन्स ये इंक्रीज हुए हैं 6,800 से। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। हमने इसे माइनस करना है तो मैं इसे लिखूंगी यहाँ पर नेगेटिव में। यही 3 चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए। तब आपको बस इन्हें प्लस माइनस करके जो है वो फाइनल आंसर जो है वो लिखना है आउटर कॉलम में। 10,000 प्लस 6,000 माइनस 6,800, ये आ जाएगा आपका 9,200। अब 9,200 को आपको प्लस करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस से। तो ये आपका प्लस करके आ जाएगा 81200। ये आपकी अमाउंट आई है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से। यहाँ से हम
माइनस करते हैं टैक्स पेड। टैक्स पेड जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया नील। ये आ गया 81200। ये आएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, अब हम कुछ आइटम्स को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं और इनकम्स को ऐड करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो मैंने यहाँ लिख दिया प्लस माइनस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। वो भी क्वेश्चन में नहीं है, तो बस अब यही हमारा फाइनल आंसर होगा 81200। और हमने यहाँ पर जो है वो लिख लिया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 81200। पॉजिटिव में आया है तो हमने लिखा है कैश फ्लो फ्रॉम। अगर ये नेगेटिव में आती है अमाउंट तो हमने यहाँ लिखना था कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अगर ये नेगेटिव में आती। चलिए, अब हमने यहाँ पर अपनी फर्स्ट एक्टिविटी जो है वो उसे सॉल्व कर लिया है। अब हम बाकी की दोनों एक्टिविटीज भी जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें सॉल्व करना है यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो मैंने इसे दे दिया नंबर बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो अब मैं आपको अकाउंट्स सारे समझा चुकी हूँ कि हमने किस अकाउंट में से कितनी अमाउंट को यहाँ पर डालना है, जितने भी हमने एसेट्स के अकाउंट बनाए हैं। सबसे पहले हमने बनाया लैंड का अकाउंट, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी परचेज ऑफ लैंड। अमाउंट आएगी यहाँ पर 20,000। लैंड को हमने बनाया है वर्किंग नोट नंबर 2 में। परचेज ऑफ लैंड 20,000 परचेज करा है, इट मीन्स आउटफ्लो हुआ है, तो हम इसे नेगेटिव साइन के साथ शो करेंगे। उसके बाद सेकंड अकाउंट, थर्ड नंबर पर हमने अकाउंट बनाया बिल्डिंग का। बिल्डिंग से भी हमें पता चला हमने परचेज किया है बिल्डिंग को, परचेज ऑफ बिल्डिंग। ये हमें पता लगा हमारे वर्किंग नोट नंबर 3 से। हमने बिल्डिंग को परचेज किया है 10,000 का, इसे भी हम लिख देंगे ब्रैकेट में नेगेटिव साइन के साथ। उसके बाद हमें पता चला मशीन के अकाउंट से कि हमने जो है वो मशीनरी को परचेज किया है। ये हमें पता चला वर्किंग नोट नंबर 4 से कि हमने 30,000 की जो है वो मशीन परचेज की है। साथ साथ आप अपने अकाउंट्स जो है वो जरूर चेक करते रहें ताकि आपको पता चलता रहे कौन सी आइटम को मैंने कहाँ पर जो है वो डाला है। बस यही 3 आइटम्स हैं जो हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखनी है। तो अब आपको इन सबका टोटल करके यहाँ लिखना है आउटर कॉलम में। देखिए, ये सारी आइटम जो है वो नेगेटिव में है। ठीक है, नेगेटिव में है। इन सभी को अगर मैं और प्लस और माइनस करें तो ये बनेगा 60,000 नेगेटिव का। ठीक है, सभी नेगेटिव की थी तो मैंने प्लस कर दिया, सभी प्लस हो जाएंगी और निशान जो है वो बड़ी रकम का रह जाएगा जो है नेगेटिव का। ये हमारे पास हमने कैलकुलेट किया है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्योंकि नेगेटिव में आया है तो हमने यहाँ लिखा है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर ये पॉजिटिव में आता तो हमने लिखना था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब क्योंकि 60,000 नेगेटिव में है तो हमने यहाँ लिखना है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर पॉजिटिव होता तो कैश फ्लो फ्रॉम, अदर नेगेटिव है तो कैश यूज्ड। तो अब हमने ये सेकेंड एक्टिविटी भी सॉल्व कर ली है। अब हमें सॉल्व करनी है अपनी लास्ट एक्टिविटी जो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमने क्या क्या आइटम्स को इंक्लूड करना है। सबसे पहले हमने बनाया शेयर कैपिटल का अकाउंट। शेयर कैपिटल के अकाउंट से हमें कुछ भी फ्लो इन फ्लो नहीं पता चला। उसके बाद हमने बनाया लोन फ्रॉम जेड लिमिटेड का अकाउंट। उससे हमें पता चला रेजिंग ऑफ लोन, हमने जो लोन है वो रेज किया है। ये हमें पता चला हमारे वर्किंग नोट नंबर 5 से। हमने 40,000 का नया लोन जो है वो लिया है तो इट मीन्स हमारे बिजनेस में इनफ्लो होगा। उसके बाद जो हमने 6th नंबर पर अकाउंट बनाया वर्किंग नोट नंबर 6 जो था रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन का, वहां से
बैंक लोन का जो अकाउंट था वहाँ से हमें पता चला कि हमने 10,000 की जो है वो रीपेमेंट जो है वो कर दी है, रीपेमेंट कर दी है, तो हम इसे नेगेटिव साइन के साथ जो है वो शो करेंगे। उसके बाद आपको देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इंटरम डिविडेंड जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। इंटरम डिविडेंड को हम दो जगह पर एडजस्ट करते हैं, एक तो हम इसे लिखते हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम ऐड करते हैं, दूसरा इसका ट्रीटमेंट होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इंटरम डिविडेंड। हमने इंटरम डिविडेंड पे किया है 52,000 का पे किया है, इट मीन्स आउटफ्लो होगा। ओके, यही 3 आइटम्स आनी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। अब आपको इन सभी को प्लस माइनस करने के बाद जो है वो आउटर कॉलम में अमाउंट लिखनी है। यहाँ पर अमाउंट आएगी 22,000 नेगेटिव में, इन सबको प्लस माइनस करने के बाद इस 22,000 को जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पर नेगेटिव में आया है, सो वी विल राइट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर पॉजिटिव में आता 22,000 तो हमने लिखना था कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब नेगेटिव में आया है तो हमने लिखना है कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हमने तीनों एक्टिविटीज को सॉल्व कर लिया है। अब हमें लास्ट स्टेप जो है वो फॉलो करना है। लास्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ठीक है। इसे हम कैलकुलेट करते हैं, जो हमने तीनों एक्टिविटीज कैलकुलेट करी हैं उनका टोटल। ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आपको इन सबका जो है वो टोटल करना है और आपको टोटल करने से पता लगेगा इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में। जैसे मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। जैसे देखिए, जो हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को सॉल्व किया, वहां से हमें पता चला 81200 है हमारा फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से। मैं आपको यहाँ बता देती हूँ लिख के, 81200 हमने कैलकुलेट करा हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हमें पता चला 60,000 नेगेटिव का है। इट मीन्स यहाँ मैं लिख दूंगी इस तरह से 60,000 नेगेटिव का, क्योंकि माइनस का है तो माइनस के लिए मैंने नेगेटिव साइन यूज किया है। उसके बाद हमें इसमें प्लस करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से भी जो है वो माइनस का आया है 22,000, तो मैंने यहाँ लिख दिया 22,000 नेगेटिव का। अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को सॉल्व करूं, 81200 प्लस माइनस माइनस 60,000, ठीक है, फिर ये प्लस माइनस माइनस 22,000, ठीक है। जब अब मैं इस स्टेटमेंट को सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 800 नेगेटिव का, ठीक है, 800 नेगेटिव का। 800 नेगेटिव का आया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 800 नेगेटिव का। अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव में आता तो इट मीन्स हमने लिखना था नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब नेगेटिव में आया है तो हमने यहाँ पर लिखना है नेट डिक्रीज इन। दोबारा से बता रही हूँ, अगर ये 800 हमारा पॉजिटिव में आता तो हमने लिखना था नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब नेगेटिव में आया है तो हमने लिखना है नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इट मीन्स हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कम हो गया है 800 से। इंक्रीज आएगा तो इट मीन्स वो बढ़ गया है 800 से। अब फाइनल स्टेप, जहां से हम अपना क्वेश्चन खुद ही चेक कर सकते हैं कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक हमने सॉल्व किया है या नहीं। अब आपको यहाँ पर प्लस करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ये आपको पता चलेगा आपकी बैलेंस शीट से। मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट 1 में समझाया था कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में हम क्या क्या आइटम्स इंक्लूड करते हैं। जितनी आइटम्स आपको गिवन होंगी क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंस की, आपको उन सबका टोटल करना है और आपको इसे यहाँ पर लिखना है।
हमने यहाँ पर लिखना है ओपनिंग बैलेंस। इट मीन्स आपको ओपनिंग बैलेंस जितना गिवन होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का। अब देखिए आपको यहाँ पर गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है और क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। हमने उठाना है यहाँ से ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है 8000। हमें इस 800 का जो नेगेटिव का है उसमें प्लस करना है 8000 को। इसे सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 7200 पॉजिटिव का। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि आपको आपके क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस कितना दिया गया है। आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस जो है वो कितना दिया गया है। यहाँ हमने कैलकुलेट किया है 7200 और यहाँ पर भी आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का 7200। अगर क्लोजिंग बैलेंस जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑफ क्लोजिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का, अगर वो सेम आता है जो हमने ये लास्ट में आंसर निकालना है, ठीक है, तो इट मीन्स आपका जो सारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है। हमने यहाँ 7200 कैलकुलेट करा और यहाँ भी आपको क्लोजिंग बैलेंस 7200 ही दिया गया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का। अगर ये दोनों बैलेंसेस आपके सेम आते हैं तो इट मीन्स आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है। आपको 6 में से 6 मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे इस क्वेश्चन में से आपके फाइनल एग्जाम में। अगर आपका ये फाइनल आंसर मैच नहीं करता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस के साथ, तो इट मीन्स आपने क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं गलत सॉल्व किया है। आपको दोबारा से सारा क्वेश्चन जो है वो चेक करना पड़ेगा। सो लर्नर्स, ये था हमारा आज का एक कंप्लीट फुल फ्लेज क्वेश्चन विद नेसेसरी अकाउंट्स, विद नेसेसरी वर्किंग नोट्स कि हम कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं। जिस तरह से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है आपको इसी तरह से इसी सीक्वेंस में जो है वो इसे सॉल्व करना है। आई होप लर्नर्स अब आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी अकाउंट में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरी जो है वो दूर कर सकूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।